बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड किरोव क्लास के क्रूजर एडमिरल नाखिमोव को 28 साल के बाद पानी के अंदर भेज दिया है। मतलब इससे पहले भी वो पानी के अंदर जाता रहा है, लेकिन उसके पीछे टग बोट्स होती थी जो उसको पानी में उतारती थी और बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। लेकिन अब पहली दफा 28 सालों के अंदर रशिया ने इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टार्ट किया है और इस जहाज ने अपनी प्रोपल्जन इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर मूव करना शुरू किया। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है कि अपने न्यूक्लियर प्लांट्स। जी हाँ, इस जहाज के अंदर एक नहीं बल्कि रशिया ने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कितना का बड़ा जहाज होगा कि जिसके अंदर रशिया ने एक की बजाय 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इस वक्त अमेरिका के फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ देखें तो वो 1 लाख टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। लेकिन रशिया ने इस बैटल क्रूजर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं और ये जहाज 28,000 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। अब 28 साल के बाद इसको पानी में दोबारा क्यों भेजा गया? क्योंकि ये एक तो ये चीज़ कि ये जहाज बहुत ज़्यादा पुराना था। इसको रशिया ने नए तकाज़ों के मुताबिक नए रेडार और नए सिस्टम के साथ जो है वो पानी के अंदर दोबारा डाला है और अब ये आने वाले दिनों में रशियन नेवी को जो है वो ज्वाइन करेगा। बहुत बड़ा जहाज है। मतलब आप वैसे अगर किसी को पूछे ना कि ये जो बहरी जहाज होते हैं या ये जो नेवल वॉरशिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो वो कहेगा कि जी ये जो नेवल वॉरशिप्स होते हैं ये एक पूरे का पूरा शहर होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने कई महीने पानी के अंदर गुजारने होते हैं और वो इसी के ऊपर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं। कई कई महीने ये पानियों में जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये जो एडमिरल नाखिमोव है ना, ये कोई शहर नहीं है। इसकी अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको पता चलता है कि ये पूरे का पूरा जिला ही जो है वो रशिया ने बना दिया हुआ। मतलब एक शहर है, फिर तहसील होती है, फिर जिला होता है, तो रशिया ने एक पूरे का पूरा जिला ही जो है वो पानी के अंदर डाल दिया हुआ है। ये इतना बड़ा बैटल क्रूजर है। अभी आप जानते ही होंगे कि अमेरिका का टिकोंडिरोगा क्लास का एक क्रूजर है, वो भी मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा जहाज नहीं है। चाइना का जो टाइप 055 वाला बैटल क्रूजर है जिसकी डिस्प्लेसमेंट को 14,000 टन बताई जाती है, वो भी इसके मुकाबले में काफी छोटा है। रशियंस बेसिकली जब कोई चीज बनाते थे ना तो वो फिर अपने जियोग्राफिकल साइज के मुताबिक बनाते थे। ये एडमिरल नाखिमोव बनाया तो वो भी कह लें कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बैटलशिप बना दिया। फिर रशियन ने जो टाइफून क्लास की सबमरीन तैयार की थी, मैंने शायद आपको बताया था कि वो एक टाइफून क्लास की जो सबमरीन है उसकी डिस्प्लेसमेंट 24,000 टन है। मतलब समझ नहीं आती कि रशिया ने जब कोल्ड वॉर इरा के अंदर चीजें बनाई थी तो वो क्या सोच के बनाता था। आप ये SU-27 जहाज को ही देख लें, मतलब एक हैवी वेट कैटेगरी का जहाज है। F-15 भी एक हैवी वेट कैटेगरी का जहाज है, लेकिन F-15 और SU-27 को आप एक साथ खड़ा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि SU-27 कितना बड़ा जहाज है। और ये सारे SU-30, SU-35, ये SU-34 जो है ये भी उस SU-27 की एडवांस डेरिवेटिव्स हैं। तो ये जो फ्लैंकर है ना, ये भी एक जिन बना दिया था रशिया ने। फिर ये जो उसकी सबमरीन्स थी ये भी समझ से ही बाहर थी कि कितने बड़ी बड़ी उन्होंने सबमरीन्स बना दी। ये बैटल क्रूजर्स बनाए तो वो भी इतने इतने बड़े बना दिए। वो मैंने कहा ना कि एक शहर होता है, एक पूरा जिला ही जो है वो उन्होंने बना के तो पानी में भेज दिया। तो अब खैर उस एक बैटल क्रूजर को उन्होंने 28 साल के बाद उसको इंजन स्टार्ट करके अपने प्रोपल्जन के ऊपर पानी में जो है वो सेंड किया। तो ये एक रशिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट चीज़ समझी जा रही है। उसकी एक और रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से रशिया ने बड़े बड़े बहरी जहाज जो है वो बनाना छोड़ दिए थे। बल्कि कह लेंगे बहरी जहाज़ों के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया था और सिर्फ रशिया ने अपनी सबमरीन्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी। और रशिया के बनने के बाद यानी कि USSR की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने बहुत सी नई किस्म की सबमरीन्स तैयार की, जिनमें आई बिलीव ये यासीन क्लास की सबमरीन भी है, ये बेलगोरोड क्लास की SSBN भी है। लेकिन कोई बड़ा बैटलशिप जो है वो रशिया ने नहीं तैयार किया। जैसे USSR टाइम के अंदर रशियंस बड़े बड़े जहाज बनाने में जो है वो मशहूर थे। रशिया ने छोटे छोटे एडमिरल ग्रोशकोव क्लास के छोटे छोटे फ्रिगेट्स जो है वो बनाए। छोटा फ्रिगेट भी रशिया का हमारे लिए काफ़ी बड़ा जहाज है। मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो नॉर्मल किसी कंट्री के डिस्ट्रॉयर के बराबर होगी, लेकिन रशिया के लिए वो फ्रिगेट ही था। तो अब इस जहाज को रशियन ने जो है वो पानी के अंदर भेज दिया है। और इसके बारे में एक और चीज़ भी आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर्ड सरफेस कॉम्बेटेंट है। यानी कि इस वक्त दुनिया में जितने भी सरफेस कॉम्बेटेंट हैं, बहरी जहाज हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से नहीं चलते। ये अकेला जहाज है या ये अकेली क्लास का एक ऐसा जहाज है
जो न्यूक्लियर प्लांट से जो है वो रन करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स लगे होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉयर्स नहीं होते, वो क्रूजर्स नहीं होते। तो क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स के अंदर जो सरफेस फ्लीट्स होते हैं, उनके अंदर ये दुनिया का वाहिद ऐसा जहाज है जो न्यूक्लियर प्लांट से चलता है। अब इस जहाज को व्हाइट सी के अंदर रशियन ने जो है वो भेजा है, और ये रशियन नेवी की ओवरऑल फाइटिंग पावर को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, और नेटो कंट्रीज के लिए कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा जो है वो थ्रेट बन के सामने आएगा। न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ है, और उसकी ख़ास बात यह है कि ये जहाज़ अपनी टॉप स्पीड को ज़्यादा अरसे तक जो है वो मेंटेन रख सकता है। नॉर्मली एक बैरी जहाज़ जो है वो अपनी टॉप स्पीड ठीक है अचीव तो करता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख सकता। ये चूंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलता है, बल्कि एक नहीं दो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो ऑपरेट करता है, तो ये अपनी टॉप स्पीड को ज़्यादा देर तक जो है वो मेंटेन रख सकता है। फिर इसके ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में रशियंस इसके ऊपर अपनी कोई लेज़र वेपन जो है वो भी माउंट कर दें, क्योंकि लेज़र वेपन को तो सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं ये, और बिजली वगैरह या कह लेंगे एनर्जी इनको चाहिए होती है। तो न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से अनलिमिटेड एक इनको जो है वो रिसोर्स हासिल होता है। तो ये एक परफेक्ट वेपन बन जाएगा, परफेक्ट बैरी जहाज बन जाएगा, जिसके ऊपर रशियंस जो है वो अपने लेजर वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। एक की बजाय दो तीन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इस बैरी जहाज का साइज भी बहुत बड़ा है, तो एक की बजाय दो तीन जितने भी रशियंस बेहतर समझते हैं वो इसके ऊपर लेजर वेपन्स जो है वो लगा सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस नीड्स हैं वो तो बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर जैसा कि मैंने बताया कि इसके अपने एडेड एडवांटेजेस हैं। आपको वेपन सिस्टम जो है वो बेहतर मिल जाते हैं, आपकी इस जहाज की स्पीड जो है वो ज़्यादा देर तक फुल स्पीड के ऊपर जो है वो ये रह सकता है। तो जहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस नीड्स बढ़ जाएंगी, वहाँ पे जंग के हवाले से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इस जहाज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जहाज़ को अपग्रेड किया गया है, तो इसके ऊपर नए किस्म के सेंसर्स लगाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो इसके ऊपर नए किस्म के इंस्टॉल किए गए हैं। पहले इस जहाज के ऊपर P700 एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो हैं उनके 20 वर्टिकल लॉन्च सेल्स रखे गए थे, लेकिन अब उनकी तादाद को बढ़ा के 80 वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो है वो कर दिया गया। लेकिन उनके अंदर रशिया ये P700 एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स नहीं रखेगा, बल्कि स्टैंडर्ड साइज के क्रूज मिसाइल जो है वो रखे जा सकेंगे। ये P700 जो था ये बहुत बड़ा मिसाइल था, इस वजह से इतने बड़े जहाज के ऊपर भी सिर्फ इसके 20 VLS जो है वो रखे गए थे। अब मॉडर्न वेपनरी आ गई है, साइज छोटा हो गया है, लिथैलिटी बढ़ गई है, उनकी रेंज बढ़ गई है, तो अब रशिया जो है उन्होंने VLS की तादाद बढ़ा ली है और उनके अंदर मॉडर्न क्रूज मिसाइल जो है वो रखने शुरू कर दिए हैं। अब रशिया के पास आप जानते ही हैं कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, और उसके अलावा कैलिबर क्लास के क्रूज मिसाइल्स भी हैं। तो रशिया ने VLS सिस्टम्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है एज़ कम्पेयर टू जब इस जहाज़ को अपग्रेड नहीं किया गया था और इसके अंदर पुराना क्रूज मिसाइल जो है वो रखा गया था। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि इस जहाज के ऊपर सिर्फ 80 VLS सिस्टम्स नहीं है। इस जहाज के ऊपर ये जो 80 VLS सिस्टम्स हैं इनके अंदर सिर्फ एंटीशिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स रखे जाएंगे। बाकी इस बैरी जहाज के ऊपर 96 मजीद VLS सिस्टम्स हैं, वो अलहदा से हैं, जिनके ऊपर रशियन S-400 की बैटरीज जो है वो रखेंगे। यार ये एक पूरा अलहदा से सब्जेक्ट है कि रशिया के इस जहाज के ऊपर S-400 की 3 बटालियंस जो हैं वो रखी जा सकती हैं। मतलब क्रूज मिसाइल के लिए अलहदा VLS सिस्टम्स हैं, S-400 के लिए अलहदा VLS सिस्टम्स हैं, और S-400 की 3 बटालियंस इस बैरी जहाज के ऊपर जो है वो रखी जा सकती हैं। अब आप इसकी ग्रेंजर का अंदाजा कर सकते हैं। ये जहाज नहीं है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये कोई शहर नहीं है, ये पूरे का पूरा जिला ही रशिया ने बना दिया। तो बहरहाल हो सकता है इस जहाज के ऊपर मैं आपको एक और वीडियो बना के दूं, लेकिन फिल वक्त इस जहाज के ऊपर इतना ही। और इस जहाज के बारे में आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।